अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो डिफ़ॉल्ट रिस्क के बारे में है। डिफ़ॉल्ट रिस्क को जानने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि रिस्क किसको कहते हैं। रिस्क एक पॉसिबिलिटी है नुकसान होने की, यानी अगर मैंने किसी को लोन दिया है तो अगर मेरा लोन मुझे रिटर्न नहीं हो रहा तो मुझे ये पॉसिबिलिटी है कि मेरा पैसा मुझे वापस नहीं मिलेगा और ये मेरा रिस्क है। या फिर मैं ऐसे कहूँ कि मुझे जो इंटरेस्ट रेट मिलना था पीरियोडिकली वो मुझे नहीं मिलेगा और इसके चांसेस हैं, उसकी पॉसिबिलिटी है कि जिस बंदे को मैं लोन दे रहा हूँ वो मुझे वक्त पे लोन अदा ना करे या फिर मुझे वक्त पे इंटरेस्ट रेट ना दे। तो ये मेरा रिस्क है। और डिफ़ॉल्ट क्या होता है? डिफ़ॉल्ट का मतलब ये है कि जिस बंदे को मैं लोन दे रहा हूँ वो अपनी कमिटमेंट्स या ऑब्लिगेशंस को पूरा ना करे, यानी कि उसको इंटरेस्ट रेट मुझे देना था पीरियोडिकली, उस कमिटमेंट को वो पूरा ना करे, या फिर उसको लोन रिटर्न करना था एक टाइम के बाद, उस लोन को वो रिटर्न ना करे। तो इसको हम डिफ़ॉल्ट कहते हैं और जो ना करने वाला बंदा है उसको हम डिफ़ॉल्टर कहते हैं। और डिफ़ॉल्ट रिस्क क्या होता है? अब डिफ़ॉल्ट रिस्क यही है कि मेरा पैसा जो मैंने किसी को दिया है उसके चांसेस हैं कि वो मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि जिसको मैंने पैसा दिया है उसके बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो मुझे पैसा वापस नहीं देगा। इन सिंपल वर्ड्स, पैसे का ना मिलना वक्त पर डिफ़ॉल्ट रिस्क है। और ये रिस्क हर लोन के साथ रहता है। जब भी बैंक लोन देता है किसी को, वो एक प्रोविज़न क्रिएट कर देता है, वो मेंटेन रखता है कि मुझे एटलीस्ट इस लोन में से 2% या 4% या 6% ना मिलने की उम्मीद है, यानी कि 100 रुपये में से 5 रुपये ना मिलने की उम्मीद है और वो उन 5 पैसों को एज अ लॉस पहले से ही क्रिएट कर देता है। अब बैंक किस तरह से इस रिस्क से बचे? जाहिर है कि बैंक देखेगा कि जिस बंदे को मैं रिस्क दे रहा हूँ वो बंदा मेरे पैसे को सही तरह से इस्तेमाल करे और उससे फ़ायदा उठाए ताकि वो कल को मुझे पैसा रिटर्न दे सके। या फिर मैं उस बंदे की हिस्ट्री को चेक करूँगा कि क्या वो बंदा अपने प्रीवियस लोन्स की पेमेंट अदा कर चुका है टाइम पे, या वो डिफ़ॉल्टर है। अगर जो वो डिफ़ॉल्टर है तो मैं उसको वो पैसा नहीं दूंगा। अगर जो उसने कोई लोन ही नहीं लिया तो ऐसी सूरत में मैं ये देखूंगा कि अगर उसने अपने घर का किराया देना था वो क्या वक्त पे दिया है, या फिर उसको जो यूटिलिटी के बिल्स हैं जो पे करने थे क्या वो वक्त पे किए हैं। अगर उसने नहीं किए तो मेरे रिस्क बहुत ज़्यादा है
और एज अ बैंक मैं ऐसे बंदे को पैसा नहीं दे सकता। और अगर मैं देता भी हूँ तो मैं उसको कहूँगा कि मुझे तुम इस लोन के बिहाफ पे एस सिक्योरिटी कोई चीज़ दो, ताकि कल को अगर तुम मेरा पैसा खा गई तो मैं वो उस चीज़ को बेचकर, उसको सेल कर कर अपनी पैसे को रिटर्न कर सकूं। उसको हम कोलेट्रल कहते हैं। कोई भी सिक्योरिटी, एज अ घर हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, कोई भी चीज़ एज अ प्रॉपर्टी, अगर उस बंदे ने बैंक के पास रखवाई हुई है कि इन केस कि मैं डिफ़ॉल्ट कर जाऊं तो आप उस चीज़ को सेल करके उसकी जो भी उस वक्त की वैल्यू हो उसके मुताबिक आप अपना लोन जो है वापस ले सकते हो, तो उस चीज़ को हम कोलेट्रल कहते हैं। इसी तरह से बैंक को बेसिकली ये भी देखना होता है कि कंपनी का करैक्टर क्या है। बहुत सारी कंपनीज पहले ही फ्रॉड में मुब्तला होती हैं, तो जब जिसको आदत होती है जिस चीज़ की वो वैसे ही परफॉर्म करेगा तो वो डिफ़ॉल्ट भी कर देगा। सो हमें कंपनी की करैक्टर को भी देखना होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्रेडिट रेटिंग। हर कंपनी की एक क्रेडिट रेटिंग होती है जो उसको एक एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने दी होती है। अब वो किस तरह से देते हैं, वो इसी तरीके से असेसमेंट करते हैं रिस्क की। वो ये देखते हैं कि जिस कंपनी की हम क्रेडिट रेटिंग को असेस कर रहे हैं उसका रिस्क प्रोफाइल क्या है, क्या उसके पास इतने एसेट्स मौजूद हैं कि वो अपने लोन्स की अदायगी कर सके, क्या उसके पास ज़्यादा लायबिलिटी है, तो ऐसी सूरत में वो बहुत रिस्की हो जाता है। या फिर उसकी जो शेयर कैपिटल है वो ही लायबिलिटी से कम है, तो वो कंपनी बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाती है। या फिर ऐसी कंपनी जिसके कंटिन्यूसली प्रॉफिट्स गिरते जा रहे हैं, तो हम ऐसी कंपनी को भी बहुत ज़्यादा रिस्की समझते हैं। सो इन सारे क्राइटेरियाज़ को देखते हुए एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ क्रेडिट रेटिंग इशू करती है। जिस तरह से ग्रेडिंग होती है स्कूल्स में, किसी को ए स्टार मिलता है, किसी को ए मिलता है, किसी को बी मिलता है, किसी को सी मिलता है, इसी तरीके से क्रेडिट रेटिंग्स भी डिफरेंट कंपनीज़ की डिफरेंट होती हैं। जो ट्रिपल ए वाली कंपनी होती है उसकी प्रोबेबिलिटी जो डिफ़ॉल्ट होती है वो बहुत ही कम होती है, यानी कि ये इंडिकेशन होता है कि ये कंपनी आपको पैसा अपना अदा कर देगी वक्त पे, इसके कोई भी चांसेस नहीं है डिफ़ॉल्ट करने के। आप सिक्योर हो अगर आप इस कंपनी को लोन देते हो। और बहुत ही माइनर सी प्रोबेबिलिटी होती है कि आप एज अ डिफ़ॉल्ट कर जाओ, लेकिन 99% श्योरिटी दी जाती है अगर किसी कंपनी की ट्रिपल ए रेटिंग मौजूद है। सो इस क्राइटेरिया के तहत बैंक असेसमेंट करता है कि किसको लोन दें, किसको ना दें, और कितना रिटर्न चार्ज करें। रिटर्न यानी कि इंटरेस्ट रेट, क्योंकि बैंक जब लोन देता है तो वो इंटरेस्ट रेट को अर्न करता है। अब अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा रिस्की है, अगर आप उसको लोन दे रहे हो तो आप रिटर्न भी उससे ज़्यादा चार्ज करोगे बनिस्बत कि वो बंदा जिसका कोई भी रिस्क नहीं है और उसकी गारंटी है कि वो आपको पेमेंट बैक करेगा ही करेगा, वो डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, तो आप वहाँ पे सिक्योर हो, और उससे भी आप उतना ही चार्ज करो तो ये नाइंसाफ़ी है। इसीलिए जब ज़्यादा रिस्क होता है तो हम ज़्यादा चार्ज करते हैं और ये एज अ पेनल्टी समझ लें
कि आप बहुत रिस्की हो तो आपको ज़्यादा जो है वो कॉस्ट भी बेयर करनी पड़ेगी। लेकिन बैंक को क्या नुकसान है? अगर कोई बंदा डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो बैंक को क्या नुकसान है? बैंक का तो अपना पैसा है नहीं, बैंक ने डिपॉजिटर का पैसा लोन दिया हुआ है, तो डूबेगा पैसा तो डिपॉजिटर का, बैंक को तो कोई नुकसान नहीं है। लेकिन बैंक तो काम ही इसी चीज़ पे करती है कि वो डिपॉजिटर के पैसे को अच्छे तरीके से मैनेज करती है, उससे पैसा बनाती है, तभी डिपॉजिटर अपना पैसा उस बैंक में रखता है। अगरचे वो बैंक उस डिपॉजिटर के पैसे को सही तरीके से यूटिलाइज़ नहीं कर पाता तो वो डिपॉजिटर अपना पैसा किसी दूसरी जगह रख देगा, किसी दूसरी जगह इन्वेस्ट कर देगा, उस बैंक के पास नहीं रखेगा। और अगर ये न्यूज़ आ जाती है कि बैंक डूब रही है, बैंक का दिवालिया निकल रहा है, तो ऐसी सूरत में आपने देखा होगा कि बैंकों के बाहर हज़ारों की तादाद में डिपॉजिटर्स की रश लगी होती है। उसी को हम बैंक रन कहते हैं, क्योंकि डिपॉजिटर का अपना पैसा होता है, वो अपने पैसे को सिक्योर करना चाहता है, इसीलिए वो चाहता है कि उस बैंक से अपना पैसा उठा ले जिसकी ये पोजीशन है कि उसने जो भी लोन्स क्रिएट किए हैं वो लोन्स का पैसा उसको मिल नहीं रहा। तो ऐसे में जब बैंक को नहीं मिल रहा तो वो बैंक किस तरह से हमें देगी? तो ऐसी सूरत में हर कोई अपना पैसा सेव करना चाहता है, क्योंकि कल को ये नहीं मालूम कि अगर वो बैंक ही डूब गई तो फिर हमारे पैसे का क्या होगा। और जब ये सूरत हाल होती है कि जब बैंक रन्स होते हैं और बैंक के ऐसे न्यूज़ आते हैं तो उसकी रेपुटेशन बहुत हर्ट होती है। दूसरी चीज़ ये कि जब बैंक के पास पैसा नहीं मौजूद, क्योंकि बैंक पैसे से पैसा बनाती है, पैसे को लोन की शक्ल में देती है और इंटरेस्ट रेट कमाती है, लेकिन जब वो पैसा ही नहीं मौजूद तो फिर वो प्रॉफिट कैसे कमाएगी? तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत कम हो जाती है। इसी तरीके से लिक्विडिटी क्राइसिस हम ये कहते हैं कि आप एज अ बैंक डिफ़ॉल्ट कर जाओ, आपके पास इतने एसेट मौजूद नहीं कि आप अपनी लायबिलिटीज़ को बेयर कर सको। यानी कि लायबिलिटी इन द सेंस कि आपकी जो डिपॉजिटर्स हैं, जिनको आपको इंटरेस्ट भी देना है, जिनको आपको पैसा रिटर्न भी करना है, तो वो आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको पैसा मौजूद नहीं। इस वजह से आपकी लिक्विडिटी क्राइसिस क्रिएट होते हैं। और इसी तरीके से अगर ये सूरत हाल बहुत अरसे तक चलती रही तो फिर आप बैंकरप्ट भी हो सकते हो। यानी कि बैंकरप्सी उस सूरत में मुमकिन है जहां पर आपकी शेयर कैपिटल भी आपकी लायबिलिटीज़ से कम रह जाए। तो ऐसी सूरत में बाय कोर्ट आपको ये बैंकरप्सी का नोटिस दिया जाता है और आप बाय फोर्स कंपनी क्लोज़ करते हो और आपके एसेट्स को सेल किया जाता है, और जो पैसा आपकी एसेट्स से मिलता है वो एज अ डिपॉजिटर्स या जो भी आपके पास इन्वेस्टर्स मौजूद हैं उनको अदा किया जाता है। तो इतना बड़ा रिस्क मौजूद है बैंक को बिकॉज ऑफ डिफ़ॉल्ट रिस्क। और बैंक क्योंकि लोन्स ही में फंडामेंटली वर्क करती है, तो ये रिस्क बहुत ज़्यादा सीवियर रिस्क होता है बैंक के लिए, और इसकी मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। और हर एक बैंक में डिपार्टमेंट होता है जो इस रिस्क को मैनेज करता है पर्टिकुलरली। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको
मेरी बात समझ आई और आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंच सकें जो कि इंफॉर्मेटिव हों और आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकें। शुक्रिया।